इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक और टॉपिक जिसका नाम है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हमें पढ़ना है। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में हमें जनरली पढ़ना क्या है वो सब चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार। जैसे हमें पढ़ना है कि इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमें याद रखने हैं, डी ब्लॉक के एफ ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये याद रखने हैं हमें, और इसके कुछ कुछ इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स होंगे वो सब हम देखेंगे। आयनाइज एनर्जी क्या हो जाएगी डी एंड एफ डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की जितने भी सीरीज हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के आयनाइज एनर्जी, ये सब जिससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और जो इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स हैं उनके कुछ स्ट्रक्चर्स कैसे होंगे, कैसे उसका प्रिपरेशन होगा, ये सब चीज़ें हम डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में पढ़ेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो पहले हम लोग पढ़ते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स, अब उसे डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है? तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो एंटर कहाँ पे करता है? लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में एंटर करता है, n-1 डी सब सेल में। इसलिए ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो n-1 डी सब सेल में अगर NH सेल मान लो 4 है तो 3D सेल में इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा, इसलिए हम क्या बोलेंगे? इसे डी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलेंगे। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है। नॉट ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए कुछ कंडीशंस हैं वो भी देखेंगे हम लोग। तो ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहा जाता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स को? तो हमें पता है पीरियोडिक टेबल जब हम लोग देखेंगे, पीरियोडिक टेबल कुछ इस टाइप का होता है जहाँ पे इधर एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, इधर पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, बीच में यहाँ पे लाई कौन करता है? इस जगह पे लाई करता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो जब हम एस ब्लॉक से पी ब्लॉक की तरफ मूव करें तो एस ब्लॉक में और पी ब्लॉक में प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। यहाँ से यहाँ जाएंगे तो प्रॉपर्टी एलिमेंट्स की डिफरेंट हो जाती है। इसके एलिमेंट्स की अलग प्रॉपर्टी होती है, इसके एलिमेंट्स की अलग प्रॉपर्टी। जैसे एग्जांपल्स के लिए ले लें कि इसमें सारे मेटल्स हैं तो इसमें सारे मेटल्स नहीं हैं। अधिकतर नॉन मेटल्स होते हैं, कुछ सेमी मेटल्स भी होते हैं। तो ये इनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। तो प्रॉपर्टी का ट्रांजिशन होता है। जब एस ब्लॉक से पी ब्लॉक एलिमेंट्स की तरफ जाए तो प्रॉपर्टी चेंज होता है, मीन्स ट्रांजिशन इन प्रॉपर्टी होती है। और इसी ट्रांजिशन के बीच कौन लाई करता है? इसी ट्रांजिशन में लाई करता है कौन? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसलिए हम उन्हें क्या कहते हैं? वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ऑन मूविंग फ्रॉम एस ब्लॉक टू पी ब्लॉक प्रॉपर्टी चेंजेस मीन्स ट्रांजिशन इन प्रॉपर्टी टेक्स प्लेस। डी ब्लॉक एलिमेंट लाइज बिटवीन देम एस एंड पी ब्लॉक, सो इट इज कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स, सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में हम देखेंगे कि किस ट्रांजिशन एलिमेंट्स के क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो चाहिए। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, ये भी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डी ब्लॉक एलिमेंट्स के क्या होते हैं? n-1 डी 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 10 तक होंगे, 4 1 से लेके 2 तक। तो किसी किसी में क्या होता है? एस ब्लॉक के एलिमेंट्स डी में चले जाते हैं स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए। तो तुम लोगों को पता भी होगा जैसे क्रोमियम में 4s1 हो जाता है और d5 हो जाते हैं, 4s1 और d3d5 हो जाते हैं क्रोमियम में। तो ये स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए कभी कभी एस ब्लॉक में 1 एलिमेंट्स भी आ जाते हैं, इसलिए हमने क्या लिखा है? 4s1 से 2, 1 भी हो सकते हैं 2 भी हो सकते हैं। नेक्स्ट, अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन होंगे? तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के पास डी ब्लॉक में डी सबसेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तभी हम उसको ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट कहेंगे। जैसे देखो n-1 डी, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा? आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसके हो जाएंगे n-1 डी 0 to 9, मतलब 0 भी हो सकता है से 9 होंगे, 4s0 to 2। तो ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, मतलब न्यूट्रल स्टेट में भी ऐसा हो सकता है या तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में ऐसा हो सकता है, तो वो ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें ट्रांजिशन एलिमेंट्स होता क्या है, वो मैंने लिख दिया यहाँ पे। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स मस्ट हैव अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन इन डी सबसेल, इधर इन न्यूट्रल स्टेट और इन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में या तो
न्यूट्रल स्टेट में, अगर उसमें डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो हम उसे ट्रांजिशन एलिमेंट बोलेंगे, नहीं तो नहीं कहेंगे। जैसे हम बात करें डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये है जिंक, कैडमियम और मरकरी, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, ठीक है, ग्रुप 12 का एलिमेंट है। ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते, क्यों? क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। जैसे जिंक के पास देख ले, जिंक क्या होता है 3D10 4s2। अगर ऑक्सीडेशन, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो इसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? +2 होता है। अगर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में भी देखें तो डी में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाएंगे। समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट देखे कैडमियम। कैडमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आउटर मोस्ट में यही होगा 4D10 5s2। अब इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट क्या होता है? +2 में भी फिर से इसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है डी सबसेल में, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलेंगे। उसी तरह मरकरी में भी सेम चीज है। अब दे आर 4 सीरीज इन डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट में 4 सीरीज हैं, कौन कौन से? 3D 4D 5D और 6D सीरीज। इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट, इसको फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं हम लोग। 3D वाले को फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट बोलेंगे, 4D वाले को सेकेंड ट्रांजिशन स्टेट बोलेंगे, 5D थर्ड ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन सीरीज 5D थर्ड ट्रांजिशन सीरीज और 6D फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज होंगे। तो ये ट्रांजिशन सीरीज 6D के बारे में हमें ज़्यादा पढ़ना नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन तो हम 3D में ही आते हैं, 3D से ही ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। और कुछ कंपेरिजन, जैसे साइज के कंपेरिजन, आयनाइजेशन एनर्जी के कंपेरिजन, तो यहाँ तक पूछे जाते हैं, तो 6D को हम नहीं देखते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3D सीरीज की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैंने लिख दिया है 4s और 3D है, मतलब 3D1 और 4s2 स्कैंडियम के होंगे। उसी तरह टाइटेनियम के 3D2 4s2, वेनेडियम के 3D3 4s2, क्रोमियम के 3D5। तो यहाँ पे एक्सेप्शन है ना, 3D5 4s1 होते हैं। फिर मैग्नीज में यहाँ पे एक्सेप्शन नहीं है, सेम चलेंगे। फिर एक्सेप्शन कहाँ था? कॉपर में, जहाँ पे 3D10 हो जाते हैं और 4s1। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 3D सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इसी तरह हम देखें 4D सीरीज के क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होंगे। तो 4D के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो अंतर यहाँ पे कहाँ है वो देख लेते हैं। जैसे यहाँ नेबेलियम में, अब यहाँ से लेके इस जगह तक 4s में डिफरेंट इलेक्ट्रॉन है। देखो यहाँ तो 1 इलेक्ट्रॉन है, जैसे पैलेडियम में 0s में इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और D में 10 चले जाते हैं। तो ये चीज़ें हमें याद रखना पड़ेगा, जो एक्सेप्शंस हमें नज़र आते हैं वो हमें याद रखने पड़ेंगे। तो मैं एक तरीका भी बता दूंगा कैसे याद करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, आगे बता दूंगा मैं। उसी तरह हमने 5D सीरीज का लिखा है और 6D सीरीज के लिखे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन याद रखना पड़ेगा, काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। जैसे अभी तुम लोगों ने पढ़ा होगा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, उसमें भी ये चीज़ें ज़रूरत पड़ रही होगी, किसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो ये मैं याद रखना पड़ता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। नेक्स्ट हम देख लें कि 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज के एलिमेंट्स को याद कैसे करें। तो कुछ शॉर्ट ट्रिक्स याद करने के, वैसे तुम्हें याद भी कराया गया होगा पीरियोडिक टेबल में, लेकिन मैं फिर भी बता दे रहा हूँ। जैसे 3D सीरीज की बात करें तो कौन से होते हैं? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो मैंने जैसे याद किया था वो मैं बता दे रहा हूँ, लिख देता हूँ मैं। मैंने याद किया था साइंस टीचर वीना कुमारी मांगे फरारी कोई नहीं कुछ जाने, ठीक है। तो ये तो था, हमने याद किया 3D सीरीज को। अब 4D और 5D सीरीज को हम कैसे लर्न करेंगे, उसका मैंने जिस तरीके से याद किया था वो मैं तरीका बता दे रहा हूँ। मैंने अब इसमें ग्रुप वाइज करा था, जैसे सचिन या लक्ष्मण, तनिक जरा हा, वो नवाब था, मैं लिख दूंगा, ठीक है। कार मोटर वाला, मन तक रे, फैरो को, आयरन वाले को हमने ऐसे याद किया था, फेरस,
फेरस जैसे आयरन के ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होंगे। कौन रहा आयरलैंड में, निकाह पढ़े पंडित। कौन आगे आया, जिन किधर होगा। तो ये तरीके से भी याद कर सकते हो, मैं लिख दे रहा हूँ, अगर बोलो तो मैं लिख देता हूँ। जैसे ये मैंने नीचे कैसे याद किया, सचिन या लक्ष्मण, ठीक है। तनिक, तनिक मतलब थोड़ा सा, जरा मतलब भी थोड़ा सा, और हाफ मतलब आधा मतलब थोड़ा सा, ठीक है। तो ये भी ऐसे याद कर सकते हो। वो नवाब, नवाब था, ठीक है। कार मोटर वाला, जरूरी नहीं कि मैंने जैसे लिखा वैसे याद करना, अगर किसी को अलग तरीके से याद है तो वेरी गुड, वो ही याद रखना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। नेक्स्ट, मन तक रे, फेरस, इसको हमने कैसे याद रखा, फेरस, फेरुअस, 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 ऐसे याद रख लेना, ठीक है। कौन रहा आयरलैंड में, आयरलैंड में, ठीक है। नेक्स्ट, निकाह पढ़े पंडित। नेक्स्ट, कौन आगे आया। नेक्स्ट, जिन किधर होगा। ये तरीके से याद कर लोगे। अब 3D सीरीज के हम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कैसे याद करें। 3D सीरीज के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन याद करने का तरीका काफ़ी आसान है। जैसे देखो, स्कैंडियम, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 21, तो इसमें आ जाएंगे D1, 4s2 तो होता ही है, 4s2 तो हमें याद रखना है, तो 21 D1। टाइटेनियम 22 तो D2, 4s2 तो होते ही। वेनेडियम D3, वेनेडियम 23 तो 3D3, 3D3 4s2। अब यहाँ पे अंतर है, क्रोमियम, क्रोमियम में 3D5 4s1 आ जाते हैं ना। तो ये एक याद करने का तरीका मैं बता दे रहा हूँ। नेक्स्ट कौन सा है, मैग्नीज, मैग्नीज में 25 देन D5, 25 देन D5। नेक्स्ट मैग्नीज के बाद कौन है, आयरन, आयरन का 26, आयरन का एटॉमिक नंबर कितना, 26 तो D6, 3D6 4s2। 27 तो कितना आ जाएगा, 27 तो D7, 3D7 4s2, ठीक है। नेक्स्ट, निकल 28, निकल का 28 तो 3D8 4s2। कॉपर, कॉपर का 29 तो क्या हो जाएंगे, 3D10। यहाँ पे फिर से अंतर है, तो इस जगह पे एक एक्सेप्शन आया, इस जगह पे एक एक्सेप्शन आया, ठीक है। नेक्स्ट, जिंक, जिंक 30 तो 3D10, 3D10 4s2। तो ये याद करने का तरीका है। नेक्स्ट, नेक्स्ट शॉर्ट ट्रिक टू रिमेंबर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे रिमेंबर करें, तो मैंने यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज में के मैंने बना दिए हैं पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखो, जो हम यहाँ पे नजर आ रहा होगा, एक की नजर आ रहे होंगे, आ रहे हैं ना, तो की में जो एलिमेंट्स होंगे इनसाइड की, उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s या 5s या जो भी बात करें हम, 4s 5s या 6s, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। जो भी इनसाइड की होंगे, की के अंदर होंगे, उसमें s में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। नेक्स्ट, आउटसाइड की में जितने बच गए, ये सारे जो भी यहाँ पे बचे हुए हैं, इन सब में s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। नेक्स्ट, पैलेडियम, ये यहाँ पे जहाँ पे चाबी में रिंग हम डालते हैं, उस जगह पे जो पैलेडियम है, पैलेडियम में s में 0 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ऐसे हम याद कर सकते हैं, की एलिमेंट्स करके याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को याद करने का कुछ शॉर्ट ट्रिक्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम कैसे लर्न करें, उसका मैंने भी कुछ ट्रिक बताया। अगर किसी को अपना पता है तो वो खुद अपने तरीके से करें। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कैसे वेरी करता है वो हम लोग देखेंगे। तो पीरियड के अलोंग देखें, तो पीरियड के अलोंग जैसे हमने लिखा है यहाँ पे, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम और मैग्नीज, ये जैसे जैसे हम इधर जाते हैं अलोंग पीरियड, तो साइज डिक्रीज करती है। लेकिन कुछ मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल तक ये क्या होता है, लगभग बराबर होता है। मैं लगभग बराबर कर रहा हूँ,
एकदम बराबर नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे ही कॉपर और जिंक में जाता है तो ये बड़ा हो जाता है, तो इतना भी बड़ा नहीं होगा, स्कैंडियम का अभी भी बड़े होंगे जिंक से, तो इतना भी बड़ा नहीं होगा कि स्कैंडियम से बड़ा हो जाए साइज इसका। तो ये कैसे होता है वो हम देखेंगे। तो एक्चुअली क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, अट्रैक्शन डोमिनेट करता है। तो अट्रैक्शन डोमिनेट करेंगे तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, आउटर मोस्ट सेल श्रिंक होंगे, श्रिंक होने के कारण साइज छोटी हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या होता है, ना तो अट्रैक्शन होते हैं ना ही रिपल्सन, मतलब जितने अट्रैक्शन होते हैं उतने ही रिपल्सन होते हैं, तो एक दूसरे को कैंसल आउट करता है, तो ना ही साइज आगे बढ़ता है ना ही श्रिंक होता है। नेक्स्ट, कॉपर और जिंक की बात करें तो यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स काफी ज्यादा हो जाता है, तो न्यूक्लियस अट्रैक्शन नहीं कर रहा है, तो उसके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो रिपेल करेंगे और रिपल्सन के कारण कॉपर और जिंक की साइज बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा होगा, यहाँ पे ये इक्वल एकदम नहीं होता, ये मैं बना दे रहा हूँ फिर से, ये लगभग ऐसे जाता है, फिर कॉपर और जिंक में बढ़ जाता है, ठीक है, कॉपर और जिंक में बढ़ जाते हैं ये कॉपर और जिंक, और यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे कुछ साइज होते हैं। तो क्यों ये वेरी कर रहे हैं वो हम लोग देखते हैं एक बार। जैसे इन अ ट्रांजिशन सीरीज ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस इनिशियली, डिक्रीजेस, तो एटॉमिक रेडियाई पहले तो डिक्रीज कर रहा था इनिशियली एज द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इज लेस ड्यू टू, अब जब नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन लेस है तो क्या होगा, उसके कारण जेड इफेक्टिव डोमिनेट्स कर रहा है एंड अट्रैक्शन ऑन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, ठीक है। तो जब कम इलेक्ट्रॉन्स थे, जैसे D5 तक हम बात करें, D5 तक कम इलेक्ट्रॉन्स थे, हाफ फील्ड अगर हो गए, तो हाफ फील्ड से पहले जब कम इलेक्ट्रॉन्स थे तो वहां पे जेड इफेक्टिव ज्यादा हो रहा था और आउटर मोस्ट जो 4s है उसको वो रिपल्सन नहीं कर रहा था ज्यादा। तो अगर रिपल्सन नहीं कर रहे थे तो अट्रैक्शन डोमिनेट कर रहा था, और अट्रैक्शन होने के कारण क्या हो जा रहा था, सेल श्रिंक हो जा रहे थे, मतलब साइज उसकी छोटी हो रही थी। लेकिन इन द मिडिल ऑफ द सीरीज अट्रैक्शन इज इक्वल टू रिपल्सन, जहां पे अब फुल हाफ फील्ड हो गया वो, अब हाफ फील्ड के बाद जब इलेक्ट्रॉन आने लग गए उसमें, तो जितना अट्रैक्शन हो रहा है न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल का, उतने ही जो 3D वाले सीरीज 3D वाले इलेक्ट्रॉन्स है वो 4s को उतना ही क्या कर रहा है, रिपेल भी कर रहा है। तो अट्रैक्शन रिपल्सन इक्वल हो जाएंगे, तो ना तो साइज बढ़ेगी ना ही साइज घटेगी, तो दोनों क्या हो जाते, उस टाइम क्या हो जाते हैं, वो साइज इक्वल हो जाते हैं, लगभग बराबर हो जाते हैं। तो एट द एंड ऑफ द सीरीज सिंस d ऑर्बिटल आर फुलफिल्ड, जैसे ही d ऑर्बिटल फुलफिल्ड हो जाए, जैसे D10 हो जाए, कॉपर और जिंक में D10 हो जाते हैं, तो अब क्या होगा, इसके पुअर शिल्डिंग इफेक्ट होंगे। अब ये रिपल्सन ज्यादा करेगा 4s इलेक्ट्रॉन को, और 4s इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, दूर चला जाएगा, जिससे साइज क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। जैसे हम समझने के लिए बात करें कि मान लो कि जब हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, ये 4s है, जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन इसमें कम थे, जैसे कब तक, जब तक कि 5 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे, तो क्या कर रहा था, ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस अपनी चार्ज से इस 4s के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा था, लेकिन जैसे ही ये फुलफिल्ड होने लग गया, मतलब जब ये हाफ फिल्ड हो गया, तो ये चार्ज क्या है, यहाँ तक ये जितना रिपल्सन कर रहा है उतने ही अट्रैक्शन के बराबर। जब ये फुलफिल्ड हो गए तो अब ये चार्ज रोक लिया इसको, अगर चार्ज रोक लिया तो ये रिपल्सन बढ़ गया, और रिपल्सन होने के कारण ये ऊपर चले जाएंगे। तो ऐसा समझाने के लिए बता रहा हूँ, ऐसा बस जेड इफेक्टिव और उसके कारण होता है, अट्रैक्शन रिपल्सन के कारण, ठीक है। नेक्स्ट, अब अगर हम डाउन द ग्रुप बात करें तो 3D से बड़ा तो 4D होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ जाते हैं, लेकिन 5D में भी तो नंबर ऑफ सेल्स बढ़े, लेकिन ये क्या हो जाएंगे, लगभग बराबर हो जाएंगे। क्यों ऐसा होता है तो मैं बताऊंगा आगे। जैसे देखो यहाँ पे इंक्रीज क्यों हुआ, क्योंकि नंबर ऑफ सेल बढ़ गया, और यहाँ पे इक्वल क्यों रहा, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण ऐसा हुआ। तो थोड़ा सा पढ़े भी होगे, कहाँ पे, पीरियोडिक टेबल में ऐसा पढ़ा भी होगा कि लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है। तो देखते हैं हम लोग लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है। नेक्स्ट देखें लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। तो क्या होता है, जब डी ब्लॉक एलिमेंट्स हम बात करें, यहाँ पे लेंथेनम जहाँ पे आ जाता है, लेंथेनम के बाद
यहाँ पे 14th डी ब्लॉक एलिमेंट्स आ जाते हैं। समझ में आ रहा है ना, 14th डी ब्लॉक F1 से लेके F14 तक जब भरते हैं उसके बाद ये हाफमियम आता है। ठीक है, तो क्या होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एंटर करते हैं, इन n-2f सबसेल इन 5d सीरीज। तो 5d सीरीज में लास्ट इलेक्ट्रॉन f सबसेल में जाते हैं और f की सिल्डिंग इफेक्ट काफी कम होती है। सबसे सिल्डिंग इफेक्ट ऑर्डर क्या होता है, SPDF। तो F की सिल्डिंग इफेक्ट काफी कम होती है। सिल्डिंग इफेक्ट क्या होगा, न्यूक्लियस के चार्ज को रोकना, सिल्ड करना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में जाने से। तो ये क्या करेगा, F ब्लॉक के एलिमेंट्स का अगर सिल्डिंग इफेक्ट काफी कम है तो वो सिल्ड नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन के ये प्रोटॉन के चार्ज को या तो न्यूक्लियस के चार्ज को। तो न्यूक्लियस का चार्ज कहाँ जाएगा, आसानी से कहाँ चला जाएगा, आउटर मोस्ट सेल को इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए। तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता जाएगा तो क्या होगा, साइज उसकी घट जाएगी। तो ड्यू टू पुअर सिल्डिंग इफेक्ट provided by F electron, Z effective on outermost electron increases। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा outermost इलेक्ट्रॉन पे। एज अ रिजल्ट साइज ऑफ 5d सीरीज डिक्रीजेज। तो क्या होगा, अब जब तक F ब्लॉक एलिमेंट्स भरेंगे तब तक साइज इतना घट गया होगा कि जब F ब्लॉक एलिमेंट्स के बाद जब हाफमियम आता है, यहाँ पे F ब्लॉक एलिमेंट्स के बाद हाफमियम जब आते हैं, इस जगह पे हाफमियम जब आते हैं तो ये साइज फिर से रिगेन नहीं कर पाता और साइज छोटी ही रहती है। इतनी छोटी रहती है कि अपने 4d सीरीज के एलिमेंट्स के बराबर हो जाती है, लगभग बराबर हो जाती है साइज। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन इन सेल हो गया। तो इसी इफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। तो लेंथेनाइट की वजह से कॉन्ट्रैक्शन हुआ, इसलिए हम उसे लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे। ठीक है, तो ऑन मूविंग फ्रॉम 3d टू 4d सीरीज एटॉमिक साइज इंक्रीजेज। एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाएंगे। बट फ्रॉम 4d to 5d इट ऑलमोस्ट रिमेन सेम ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। जैसे अब यहाँ पे नहीं हो रहा है लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, इस जगह पे लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन कहाँ होता है, जब लेंथेनाइट्स एलिमेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, तो वहां पे लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो अगर तुम्हें स्कैंडियम, यट्रियम और लेंथेनम का साइज पूछा जाए तो अप टू डाउन इंक्रीज ही होगा क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जा रहे हैं। तो इस जगह के बाद लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसलिए यहाँ पे साइज लगभग बराबर आ जाती है।